हेलो एवरीवन, मैं भारत भूषण आज आपके सामने क्लास 10 के लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ, आवर इन्वायरमेंट। तो काफ़ी चैप्टर जो है काफ़ी कम इंटरेस्टिंग है, लोग इस पे ध्यान कम देते हैं, लेकिन अक्सर इसमें मार खा जाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आपका इससे छूट जाता है। तो आप इस चैप्टर पे के हर एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे और इसमें से सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं कि हमारे आसपास चारों तरफ जो भी सराउंडिंग है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इन्वायरमेंट कह देते हैं। लेकिन इस इन्वायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो है फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है, तो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का अर्थ क्या हुआ, तो कह सकते हैं कि ये जो है फंक्शनल यूनिट है इन्वायरमेंट का, और इसमें इंटरैक्शन है। इसमें इंटरैक्शन है, किसके बीच में है, लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस के बीच में इंटरैक्शन है। और लिविंग जो है वो अपने आप को इस अर्थ पर एग्जिस्ट करने के लिए ये नॉन लिविंग रिसोर्सेस का लगातार को कंज्यूम करते हैं, और इसी की इंटरैक्शन को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इकोसिस्टम में। तो अगर आप इस इकोसिस्टम को डिफाइन देखें तो इकोसिस्टम को कह सकते हैं फंक्शन यूनिट है और लिविंग और नॉन लिविंग इंटरैक्शन कर रहा है इनके बीच में ही, तब जाकर के हमारा एक स्टेबल इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हो पाता है। इकोसिस्टम बहुत बड़ा चीज नहीं है, कहीं पर भी आप इंटरैक्शन करवा सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो हो सकता है कि ये नेचुरल भी हो और ये भी हो सकता है कि ये मैन मेड हो, यानी कि हम लोग भी इकोसिस्टम को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अपने घर में हम लोग एक्वेरियम बनाते हैं, है ना, तो वहां पर क्या है, हम जो डिजायर्ड फिश को सेलेक्ट करते हैं उस फिश को ही हम अपने पॉन्ड के अंदर रखते हैं। तो अब वहां पर क्या है, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए हम लोग सब तरह के न्यूट्रिएंट को वहां सप्लाई करते हैं, भोजन देते हैं, फूड देते हैं, और कोई दूसरा वहां पर ग्रो नहीं करता। हमारा क्रॉपलैंड है, तो क्रॉपलैंड में भी हम लोग क्या देखते हैं कि जिस क्रॉप को हम लोग ग्रो करवाना चाहते हैं उसी क्रॉप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसके अलावा और वहां कोई रहता नहीं, आता है वीड्स तो हम लोग उसको उखाड़ फेंकते हैं। तो ये हमारा मैनमेड का एग्जांपल हो गया, क्रॉपलैंड आपका हो गया, है ना। और क्या हो गया, तो ये आपका एक्वेरियम एग्जांपल दिए। इसी तरह से आपका गार्डन हो गया, गार्डन में भी आप सेलेक्टेड प्लांट को रखते हैं, बाकी को रिमूव आउट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो ये मैनमेड हो गया। अब नेचुरल है तो नेचुरल आसपास इकोसिस्टम, पॉन्ड का इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम नेचुरल हो गया, है ना। इसी तरह से ओशियन के अंदर चले जाएं तो वहां पर एक अलग सा इकोसिस्टम है। और हर जगह हम लोग जाते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में या फिर क्या कहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में, ये सब जगहों पर अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने इकोसिस्टम को समझा। अब देखें कि ये इकोसिस्टम में जब तक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बढ़िया से इंटरैक्शन नहीं होगा तब तक वो इकोसिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो इकोसिस्टम को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नॉन लिविंग और लिविंग है इसको हम लोग क्या कर लिए हैं, बांट लिए हैं, किसमें, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में बांट दिए। जैसे बायोटिक जो लिविंग है वो क्या कहलाएगा, बायोटिक फैक्टर कहलाएगा, और जो नॉन लिविंग है वो क्या कहलाएगा, ये बायोटिक फैक्टर कहलाएगा। अब बायोटिक में देखें, लिविंग हमारे इकोसिस्टम में हमारे आसपास सराउंडिंग में कौन कौन सा लिविंग में है, तो आपका सबसे पहला प्रोड्यूसर है, दूसरा कंज्यूमर है, तीसरा डिकम्पोजर है। अब देखें आप, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन है, जो कुछ प्रोड्यूस कर सकता है। तो प्रोड्यूस हमारे अर्थ पर कौन कर सकता है कुछ भाई, तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो किसको कहते हैं, ग्रीन प्लांट को, है ना। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो केमिकल एनर्जी को, वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और इस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं हमारे दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म जो डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर पर, यानी कि ग्रीन प्लांट पर ही जितने सारे एनिमल्स हैं वो डिपेंड है। अब ये कंज्यूम कर रहे हैं प्रोड्यूसर से बने हुए सब्सटेंस को, यानी कि उनके प्रोडक्ट को, या डायरेक्टली प्रोड्यूसर को, तो वो क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, एक है डिकम्पोजर। अब ये डिकम्पोजर क्या हुआ, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, यानी कि ग्रीन प्लांट हो गया और अदर सारे एनिमल्स हो गए, ये दोनों का अगर डेथ होता है, डेथ होने के बाद इनका जो फॉर्मेशन हुआ है, चाहे प्रोड्यूसर है या फिर कंज्यूमर है, दोनों का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो दोनों का फॉर्मेशन जो है मिनरल से हुआ है, सारे एलिमेंट से हुआ है। तो ये सारे एलिमेंट जो है वापस हमारे नेचर में ऐड कर दिए जाते हैं डिकम्पोजर के द्वारा। डिकम्पोजर लगातार उसके ऊपर वर्क करते हैं और उनको डिग्रेड करते रहते हैं, कोलैप्स करते रहते हैं, और फाइनली उसके लास्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि मिनरल्स को बना देते हैं। तो ये डिकम्पोजर में कौन कौन आते हैं, तो डिकम्पोजर में हमारे प्रोटोजोअन्स है,
बैक्टीरिया है ना, फंगस है, तो ये सब हमारे डिकम्पोजर कहलाते हैं। तो इस तरह से 3 पार्ट को हम लोगों ने देखा। बायोटिक फैक्टर कौन कौन है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर कौन है और डिकम्पोजर कौन है। कोई कंफ्यूजन? प्रोड्यूसर समझ गए कि सारे ग्रीन प्लांट जो है आपके क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर हो जाएंगे, है ना। प्रोड्यूसर को ही एक नाम और से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन खुद ब खुद प्रिपेयर कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और जितने सारे कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर को क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। तो हेट्रोट्रॉप्स जो है वो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। यूं कहे कि ये सारे डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, तो ये डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, है ना। ये हो गया। अब देखिए बायोटिक फैक्टर को। बायोटिक फैक्टर में है एयर है, वाटर है, सॉइल है, लाइट है, टेम्परेचर है। तो एयर कितना इंपॉर्टेंट है। एयर को देखिए आप कि अगर प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट हमारा है ना, तो ग्रीन प्लांट को क्या करना है, हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा ग्रीन प्लांट का, तो सबसे पहले उनको CO2 चाहिए, तो ये एयर से उनको मिलेगा, है ना। तो इस तरह से ये एयर हो गया। अब जो भी हमारे क्या कहते हैं कंज्यूमर सारे, तो कंज्यूमर को क्या चाहिए, अपने फूड आइटम्स को बॉडी के अंदर ब्रेक करके उससे एटीपी फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो कि सप्लाई किया जाएगा किसके द्वारा, एयर के द्वारा, है ना। इसी तरह से वाटर है, वाटर का इंपॉर्टेंस इनके लिए भी उतना ही है, इनके लिए भी उतना ही। प्रोड्यूसर को अगर फ्रूट प्रिपेयर करना है तो हम लोग इक्वेशन पढ़े ना फोटोसिंथेसिस वाला, तो क्या है 6CO2 + 12H2O, है ना। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, C6H12O6, C6H12O6। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके लिए वाटर का रिक्वायरमेंट आपको दिखाना। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जब फूड का डाइजेशन होता है तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में वाटर का यूज होता है। इसके अलावा प्लांट के अंदर किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन को कंटिन्यू करने के लिए भी वाटर का जरूरत पड़ता है। सॉइल है ना, तो ये तो प्रोड्यूसर सारे हैं। प्रोड्यूसर को हम लोग ग्रो कहाँ कराते हैं, सॉइल के ऊपर ग्रो कराते हैं, है ना। और सॉइल के अंदर ही डिकम्पोजर के द्वारा ऐड किए हुए हैं क्या, सारे मिनरल्स। तो वो मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से, सॉइल से। तो ये सॉइल इंपॉर्टेंट हो गया, हमारा एग्रीकल्चर पर्पस है, हम लोगों का हैबिटेट है। तो सब कहाँ फॉर्म है, सॉइल के ऊपर फॉर्म है, ठीक है। अगला लाइट है, तो हम लोग यहाँ भी ये भी देखे हैं कि इसकी इक्वेशन तब तक अधूरा है जब तक आप इसके ऊपर सनलाइट को नहीं लिखे, है ना। तो सनलाइट एनर्जी सप्लाई का काम कर रहा है, फोटो एनर्जी जा रहा है, इसी फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा लाइट का इंपॉर्टेंस देखे। हमारे आसपास अगर लाइट अवेलेबल हो रहा है प्रोड्यूसर को, तो उसी लाइट को तो हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, भले ही फॉर्म बदल गया हो, है ना। तो इसी तरह से एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हर ऑर्गेनिज्म के, या तो प्लांट हो या एनिमल हो, उनके सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जहां पर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। चाहे हम जानते हैं अगर ये डिकम्पोजर को भी उठा के देखिएगा तो प्रोटोजोअन्स है, बैक्टीरिया है और क्या है फंगस, है ना। तो ये सारा जो है वो सब भी डिपेंड है किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टेम्परेचर पर रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि जनरली बैक्टीरिया कहाँ रह रहे हैं, तो नेचुरल टेम्परेचर पर रह रहे हैं। एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, जो हॉट टेम्परेचर, हॉट स्प्रिंग, है ना, 100 डिग्री से अब तक सर्वाइव करता है। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया जो है वो आइस में रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है सॉइल में रहते हैं। तो सब जगह तो टेम्परेचर अलग अलग है ना। तो ये फैक्टर है अफेक्ट करने वाला किसको, तो हमारे इस इकोसिस्टम को, यानी कि इस इकोसिस्टम को स्टेबल करना चाहते हैं तो हमारे बायोटिक फैक्टर जो है वो एप्रोप्रिएट अमाउंट में रहेंगे, आपस में इंटरैक्शन करेंगे, तभी जाकर के हमारा ये जो क्या होगा, स्टेबल इकोसिस्टम माना जाएगा, है ना। ये इकोसिस्टम आपने समझा, इसमें कोई समस्या तो नहीं हुई, और है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचते रहेंगे। आप देखिए इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं फूड चेन के ऊपर। फूड चेन, फूड चेन क्या है भाई तो फूड चेन का है मतलब कि इस अर्थ पर आप किसी को उठाइए, सबसे पहले एक प्रोड्यूसर को आप लीजिए, ग्रीन ग्रास को ही लीजिए, है ना। तो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाला, ये जो है प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाला एक
एनिमल लेते हैं हम लोग, ग्रास हुपर को लेते हैं, ठीक है। एक ग्रास हुपर को कंज्यूम करने वाला क्या है, तो एक फ्रॉग को लेते हैं। अब ये फ्रॉग को कंज्यूम करने वाला क्या है, तो एक स्नेक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एनर्जी को सनलाइट से हमारा प्रोड्यूसर ने क्या किया था, फॉर्म किया था, इस एनर्जी को कंज्यूम कौन किया, ग्रास हुपर। ग्रास हुपर के बाद ये एनर्जी कहाँ चला गया, फ्रॉग के अंदर। फ्रॉग से एनर्जी कहाँ चला गया, स्नेक के अंदर। तो हम लोग देख रहे हैं फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या है, डिपेंड है ना। और ये डिपेंड होकर के लगातार न्यूट्रिशन का जाल जल चल रहा है। तो फूड चेन जो है, कह सकते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ये जो फूड का ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग दिखाते हैं क्या है, फूड चेन के द्वारा देखते हैं, है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। ये फूड चेन हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट वे में होता है, कभी भी ये रिवर्स नहीं हो सकता है, लौट नहीं सकता है ना। यानी कि जब भी प्रोड्यूसर कंज्यूम करेगा तो ग्रास हुपर, ऐसा नहीं कि ग्रास हुपर को प्रोड्यूसर कंज्यूम कर जाएगा, है ना। तो ये फूड चेन यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, और इसमें एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं, है ना। तो आपको फूड चेन बनाने के लिए भी कर सकता है। तो देखें कि इसमें सीरीज है ये ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, ट्रॉपिक लेवल को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो ये आप फूड चेन, ढेर सारा फूड चेन बना सकते हैं, पॉन्ड का भी बना सकते हैं, है ना। जैसे प्लांट का अगर बनाने के लिए फूड चेन कह दिया है, तो आपको बना दिए एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। अब मान लेते हैं पॉन्ड का फूड चेन बनाते हैं, तो क्या है वहां, पहले लीजिए आप फाइटोप्लैंक्टन, छोटा छोटा स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो है फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जाना जाता है। तो इसको कंज्यूम करने वाला कौन होता है, तो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक जू प्लैंक्टन, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल है ये, जू प्लैंक्टन है, प्लैंक्टन लिखना था, प्लैंक्टन। अब इस जू प्लैंक्टन को कौन कंज्यूम करेगा, तो इसको कंज्यूम कर सकता है स्मॉल फिश, कर सकता है ना। स्मॉल फिश के बाद क्या हो सकता है, लार्ज फिश हो सकता है। इस तरह से आप एक सीरीज में बनाए तो कोई भी फूड चेन आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लगातार आपको हमारे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे।